हेलो एवरीवन। चलो फटाफट आ जाओ, गोल्डन रूल्स की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और इनफैक्ट ये एक ऐसा पोर्शन है जो हमारे इस बुक में है, क्लास नोट्स में, लेकिन इसको मैंने आज तक कवर नहीं किया था, इसीलिए आज इसको कवर करके सारे बैचेस में मिल जाएगा। बेटा प्रोवर्ब्स में हम आज चलते हैं और ये जो क्लास है हमारा प्रोवर्ब्स का है। याद रखना, ये पीडीएफ बस क्लास खत्म होगा उसके तुरंत बाद केडी लाइव में लोड हो जाएगा, और टेलीग्राम चैनल है केडी लाइव, हमारे ऐप में भी लोड हो जाएगा, इसलिए केडी लाइव ऐप को डाउनलोड कर लेना। उसमें ऐसे बहुत सारे फ्री आपको जितने हमने अभी तक कराए हैं, बहुत सारी चीजें करवाई हैं, प्लस अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको फ्री पीपीटी और पीडीएफ मिल जाएंगे। ये सारे जितने न्यू बैचेस आ रहे हैं वो सारा उसमें लोड हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और अब हम चलते हैं अपने देखो एसएससी सीपीओ का भी एक आपके लाइव प्लस वीओडी बैच आ गया है, तो आप सीपीओ का भी बैच चाहो तो परचेज कर सकते हो मेंस के लिए। तो इंग्लिश में हम चलते हैं आज प्रोवर्ब्स में, और प्रोवर्ब का सबसे पहला देखो, आज मैं अराउंड 1 वीक के बाद क्लास ले रही हूं। एक तो मेरे बेटे को हो गया था तबीयत खराब, उसको डेंगू हो गया था, और उसके बाद मेरे फादर की बरसी थी 1 तारीख को, तो मैं गिरिडीह चली गई थी। तो अब मैं आ चुकी हूँ वापस, आज से बिल्कुल रेगुलर आपका क्लास चलेगा एज पर शेड्यूल। आइए, और यूट्यूब पे भी बीच बीच में मैं आऊंगी कुछ कुछ नई चीजें लेकर। स्टिल वाटर्स रन डीप, सबसे पहला देखो बेटा, स्टिल का मतलब होता है जो बिना हिले डुले होता है, यानी कि नॉट मूविंग। स्टिल का मतलब बिना हिले डुले, नॉट मूविंग। वाटर्स का मतलब बेटा समुद्र होता है, समुद्र होता है, क्योंकि वाटर का मतलब पानी होता है और वाटर्स का मतलब समुद्र होता है, याद रखना, ओशन कहेंगे। रन डीप यानी कि अगर शांत समुद्र भी है ना तो भी उसमें गहराई होती है। आप अपने पेरेंट्स को देखते हो, अपने स्पेशली अपने फादर को देखोगे, है ना, वो बिल्कुल शांत रहेंगे, आपको कभी भी अपने प्यार को शो नहीं करेंगे। माँ भी देखते हो कई बार पीटती हैं, अपने प्यार को शो नहीं करती है, लेकिन वो बहुत डीप उनका प्यार होता है। तो कहते हैं जो शांत पानी होता है ना उसमें भी बहुत ज्यादा गहराई होती है। देखो ध्यान से, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, टू err is human, to forgive divine, राइट। सुनो ध्यान से, टू err मतलब होता है बेटा एरर से बना हुआ वर्ब। टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, और मतलब हो गया गलती करना, ठीक है, गलती करना। टू फॉरगिव डिवाइन का मतलब होता है, डिवाइन का मतलब होता है जैसे स्वर्गीय, या कहते हैं ना ईश्वर तुल्य, एकदम डिवाइन, जैसे कहते हैं ना स्वर्ग के जैसा, ठीक है। सुनो ध्यान से, गलती करना तो इंसानी फितरत है, लेकिन माफ करना ईश्वर तुल्य होता है। इसलिए माँ को क्या कहा गया है, भगवान कहा गया है, क्योंकि देखो आप इतना कुछ नुकसान करते हो लेकिन अल्टीमेटली फिर आपको आपकी माँ प्यार करती है। क्यों? क्योंकि एरर करना तो इंसानी फितरत है, लेकिन माफ करना क्या होता है, ईश्वर तुल्य, ठीक है। अंकुर स्टेनोग्राफर बेटा सेम है, आप बैच नंबर 46 या 47 देख लो, ठीक है। निर्शु कह रहा है हमारा भी प्यार बहुत डीप था लेकिन वो डूब गई। हाँ बेटा यही होता है, आप गलत जगह इन्वेस्ट करोगे अपने प्यार को तो ऐसा ही होगा। चलो नेक्स्ट आओ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बेटा देखो यहाँ पे मेक्स वर्ब है, यहाँ पे प्रैक्टिस नाउन है, यानी सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहा है तो नाउन है। याद रखना जब नाउन के रूप में प्रैक्टिस वर्ड आता है तो सीई लेता है। देखते हो इस तरह से कोई अगर 4-5 गेंद उछाल के और वो बिल्कुल बहुत अच्छे से उसको जगल कर रहा है, इसका मतलब है कि वो इस चीज में परफेक्ट है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट का मतलब होता है कि अभ्यास करने से एक व्यक्ति बहुत ही निपुण बनता है ना। क्लियर। देखो नेक्स्ट आओ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये आपने कोविड के समय में देखा होगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोविड। पहला कोविड वेव 1 जो आया था उसमें सब लोगों ने प्रिवेंशन किया, अच्छे से परहेज किया, सब लोग एक दूसरे से दूर रहे। तो प्रिवेंशन से क्या हुआ था, कोविड वेव 1 आराम से निकल गया।
लेकिन वेव 2 तक हम लोग थोड़े से लापरवाह भी हो गए। कोविड वेव 2 थोड़ा और तेजी से आया है ना, और ज्यादा ही उसका इंटेंसिटी भी ज्यादा था, तो अधिकतर लोग क्या हुआ, बीमार पड़ के अस्पताल गए। क्योर करना बेटा बहुत मुश्किल है। इसे देखा था, अस्पताल में लाइन लगे हुए थे, मरीज को ले ही नहीं पा रहा था, है ना। तो वही तो है कि देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब है कि पहले अगर आप ये प्रिवेंशन कर लिए तो बेटर है क्योर से, क्योंकि क्योर करने के लिए जब अस्पताल गए तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, है ना। उसके बाद लोग मर रहे थे, कभी कुछ क्या क्या चढ़ा के, पता नहीं कौन कौन सी दवा, नए नए दवा का नाम सुन रहे थे, राइट। बेटा जब आप एक साल बहुत सारे बॉल्स को उछालते हो तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है ना बेटा, यानी सारे बॉल्स को उछालने की बात हो रही थी, ठीक है। चलो, यहां पे प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाव, ये क्योर यानी इलाज से तो बेहतर होता है, ठीक है। वोकैब का बैच सुमित कुमार, अगर आप पूरा बैच ले रहे हो तो वोकैब का बैच अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, जानते हो हमने ये क्या लगाया है, हमने अपना फेयरवेल पार्टी का लगाया है। आपको पता है जब फेयरवेल होता है ना किसी बैच का, तो वो बैच खुश हो जाता है कि हाँ मेरा बैच खत्म हुआ है प्रॉपर तरीके से, और जो दूसरे बैच वाले होते हैं उनको पता चलता है अच्छा आज इनका फेयरवेल है, इसका मतलब है इनका बैच पूरा अच्छे से खत्म हो गया है। आप जानते हो कोई भी काम बहुत अच्छे से कर दो, बहुत अच्छा कर दो, लेकिन अगर उसको प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं करते हो ना, तो अंत भला नहीं होता तो सब भला नहीं होता। यानी कि उसको खत्म कर दो, किसी भी काम को पूरा खत्म कर दोगे तो इसका मतलब है सब कुछ ठीक है, इसलिए कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। रोशन मोस्ट वेलकम बेटा, आ जाओ नेक्स्ट देखो ध्यान से। इसीलिए हमने फेयरवेल पार्टी का लगाया है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, देखो इसको एक बेस मेटल को क्या किया है, उसको अच्छे से शाइनिंग चीज से उसको ढक दे रहा है। जब वो किसी शाइनिंग चीज से ढक दिया तो क्या हुआ, वो भी गोल्ड दिखने लगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये गोल्ड हो गया? नहीं हुआ। इसीलिए हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ध्यान से सुनना बेटा। ग्लिटर्स देख रहे हो, वर्ब का SES फॉर्म है, इज अगेन वर्ब का SES फॉर्म है ना। एंड ऑल दैट ग्लिटर्स का मतलब हुआ हर चीज जो चमकता है वो सोना नहीं होता। बेटा जो प्रोवर्ब्स है ना, प्रोवर्ब्स आपको रटना पड़ेगा, मैं आपको समझा दे रही हूं लेकिन आपको रटना पड़ेगा। एक छोरा, बेटा स्पोकन इंग्लिश का लाइव क्लास आपका कल से शुरू हो जाएगा। आज मैं लेट पहुंची हूं आज थोड़ा सा मैं लेट पहुंची हूं, इसीलिए अब आपका आज का क्लास स्पोकन का कल हो जाएगा, ठीक है। मोहित शर्मा थैंक यू सो मच। देखो ध्यान से बेटा, क्लियर। नेक्स्ट आओ, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, बहुत पुराना कहावत है लेकिन देखो कितना सटीक है। जिस जमाने में हम लोग ये पढ़ते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, है ना। लेकिन उस समय एक कहावत था जो कितना अच्छा बता रहा है कि सिर्फ काम और कोई भी खेल नहीं हो, तो इससे जैक, कोई भी एक लड़का का नाम दे दिया है, मेक्स जैक अ डल बॉय, लड़का जो है वो डल हो जाएगा, राइट। इसका मतलब है कि आप खाली काम करोगे ना तो इस तरह से सुस्त हो जाओगे। थोड़ा सा कुछ एडवेंचर करो, खेलो कूदो, तो आप क्या होगे, बिल्कुल आप एनर्जेटिक रहोगे और एक्टिव रहोगे। देखो गीता मल्होत्रा, नहीं बेटा स्पोकन का बैच हर मंथ नहीं निकल पाएगा मुझसे, राइट क्योंकि आपका जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है ना वो तो हर मंथ आता है, स्पोकन हर मंथ नहीं ला पाते। इस बार जो स्पोकन में लाई हूं मुझे लगता है कुछ नहीं तो 1 साल बाद लेके आई हूं। चलो नेक्स्ट, टू मेनी कुक्स, बेटा कुक्स का मतलब होता है रसोईया, जो रसोई में काम करते हैं ना, रसोईया को कुक कहते हैं। तो कुक्स हो गए, बहुत सारे रसोइयों की बात हो रही है। स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना, और ब्रॉथ का मतलब होता है जो आप सूप पीते हो ना उसी का एक, पहले जैसे सूप हम लोग चाइनीज सूप समझ गए आजकल, शोरबा कहते थे उसको,
वो कोई भी चीज को उबाल के उसका पानी निचोड़ के जो गाढ़ा सा बनता था ना, वो शोरबा होता था, उसको ब्रॉथ कहते हैं। कोई भी चीज को उबालने के बाद जो उसका पानी बचता है उसको ब्रॉथ कहते हैं। सुनो, अगर मान लो इतने ढेर सारे कुक मिल गए, कोई इसमें मछली डाल रहा है, ये भी सॉल्ट डाल दिया, ये भी सॉल्ट डाल दिया, ठीक है ना, ये कुछ और डाल रहा है, तो सब मिलके इस ब्रॉथ को क्या करेगा, बिल्कुल कबाड़ा करके रख देगा, राइट। इसका मतलब है कि अगर बहुत सारे लोग किसी काम को हाथ लगा दे तो काम खराब हो जाता है। इसलिए जनरली क्या होता है ना, जब हम ऑफिस में कोई काम सौंपते हैं तो किसी एक को बोलते हैं कि ये काम करना है। अब वो अपने साथ कितने आदमी को लगा के काम कर रहा है मुझे नहीं मतलब है, लेकिन काम किसी एक आदमी को देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम 3-4 लोगों को दे देंगे ना तो सब सोचेगा अच्छा काम तो मुझे मिला है, और उसके बाद सारे लोग हाथ लगा देंगे, सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग चलेंगे, अरे भाई मैडम ने मुझे काम दिया है, तो सारा खराब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे लोग लग जाए तो काम खराब हो जाता है। समझ में आ रहा है? नो न्यूज इज गुड न्यूज। जरा देखो इसका मतलब मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगी। जैसे ये डाकिया आया आपके लिए एक टेलीग्राम लेकर, पहले जमाने में जब व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था तो लोग एक दूसरे से ज्यादा संपर्क नहीं करते थे। यानी कि जैसे मेरी बुआ हो या मेरे चाचा हो, हम लोग एक दूसरे से बहुत रेयरली इंटरेक्ट करते थे। तभी जब फोन आता था कि अच्छा बुआ का फोन आया है, तो कहता था अरे क्यों आया, हम लोग वहां बुआ नहीं फुआ बोलते थे, क्यों आया, जरूर कोई बात हो गई है, कुछ परेशानी हो गई है। तो उस समय फोन के पहले भी एक ट्रंक कॉल होता था और उसके पहले भी एक टेलीग्राम होता था। तो जब टेलीग्राम आता था इसका मतलब है कोई मर गया। क्यों? क्योंकि शादी ब्याह पहले जब लगते थे तो महीनों महीनों पहले लग जाते थे, तो लोगों के लिए कार्ड वार्ड छप के चिट्ठी उठी 10 मतलब कह सकते 10-15 दिन पहले या 1 महीना पहले पोस्ट हो जाता था। लेकिन कोई मरता था तो अचानक मरता था, तो अचानक कोई मरा तो उसके लिए खबर देने का मात्र एक तरीका होता था, वो होता था टेलीग्राम। तो टेलीग्राम देखो मैंने लिख दिया है दादी डेड। इसका मतलब है कि खबर आया, इसका मतलब है कोई बुरा ही खबर है। अगर कोई खबर नहीं आ रहा है कहीं से, इसका मतलब सब कुछ ठीक है। आजकल का जमाना नहीं बेटा, जब मेरा बाबू ने ताना ताया है ना, रात में मैसेज करते हो, अगर सुबह गुड मॉर्निंग नहीं आया इसका मतलब जरूर मम्मी ने पकड़ के थूड़ दिया उसको, इसलिए फोन नहीं कर रही है ना, व्हाट्सएप पे नहीं आ रही है, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गया, नहीं। हाँ, तो आजकल के जमाने का ये कहावत नहीं है, इसीलिए आप इसको समझ भी नहीं पाते, ठीक है। यस लंकापति रावण, डिसएडवांटेज यही कि यूट्यूब में बहुत अननेसेसरी कमेंट्स होता है, नहीं, इसीलिए एक बैच लो, चुपचाप से पढ़ लो और निकल लो। चलो, वॉल्यूम 1 बुक, सो थैंक यू, प्रिपेयरिंग फॉर पब्लिक क्या पुलिस सब इंस्पेक्टर। बेटा वॉल्यूम 1 तो सबसे बेसिक चीज है, उसको तो आपको करना ही चाहिए, और वो बेस्ट बुक है किसी भी एग्जाम के लिए। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। बेटा ये फोटो देख के आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूं। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। बेटा लड़की साथ में है, साथ में लड़की है और वो किसी और को देख रहा है, अब क्या होगा, अब ये लड़की ऐसे चिढ़ के देख रही है, ये भी जूते मार के छोड़ देगी, यानी ये लड़के को ये तो मिलेगी नहीं और ये भी जाएगी हाथ से, राइट। तो जो आपके पास है वो ज्यादा कीमती है, यानी अ बर्ड इन हैंड, हाथ में एक जो बर्ड है उसका मोल 2 के बराबर है। जो एक बुश में बैठा है ना, उसके बदले में हाथ में जो है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। समझ में आया? इसीलिए इसका फोटो देखो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। क्या कि जो आपके पास है दैट इज मोर वैल्यूएबल देन द वन दैट यू डोंट हैव, इसीलिए दूसरी को मत देखते रहो। समझ में आया? नेक्स्ट आओ, अ फ्रेंड इन नीड, यानी जरूरत के समय में जो दोस्त है, इज अ फ्रेंड इन डीड। इन डीड का मतलब क्या हुआ, वास्तव में, वास्तव में वो दोस्त है कौन, जो आपको जरूरत के समय पे काम दे, राइट। जरूरत के समय पे काम देने वाला जो दोस्त है वो वास्तव में दोस्त होता है, राइट। समझ में आया? देखो, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मैं ये जनरली बोलती हूं क्लास में,
क्लास में जितने पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, धीरे धीरे उसका एक ग्रुप बन जाता है। जितने बदमाश होते हैं उन सबका एक ग्रुप बन जाता है। जितने ऐसे ही बस भेजाए बच्चे हैं वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। तो ये क्या है, देखो, चोर चोर एक साथ दिख रहा है, पढ़ने वाले बच्चे एक साथ दिख रहे हैं। यानी एक इंसान की पहचान वो कैसे संगति में है उससे पता चलता है। आपके दोस्त बता देते हैं आप किस तरह के लड़के हो। पढ़ने वाले दोस्त है, इसका मतलब आप भी पढ़ाकू है। बदमाश सारे दोस्त लफंगे टाइप के दोस्त है, इसका मतलब आप भी वैसे ही हो, राइट? क्योंकि एक इंसान की पहचान होती है जैसा वो दोस्त होता है वैसे। बेटा, अ फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब हो गया, उल्टा ही हो गया अ फ्रेंड इन नीड वाले से, है ना? यानी कि जो मतलब के समय में ही, जो अच्छे समय में आपका साथ दे, वो फेयर वेदर फ्रेंड होता है। चलो नेक्स्ट, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। बेटा, अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, ना के बराबर नहीं, थोड़ा सा। अगर आपके पास थोड़ा सा नॉलेज हो ना, तो वही तो खतरनाक होता है। जैसे देख रहे हो, इस आदमी को दांत के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है। ये क्या कर रहा है, सड़क पे ही औजार लेके बैठ गया है और इसका दांत बना के दे दिया। ये चमका के अपना देख रहा है अपना आईने में, और इसका दांत पता नहीं क्या कर रहा है, लग रहा है जैसे सर पे चढ़ के उसका दांत उखाड़ रहा है। अ लिटिल नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान, अधकचरा ज्ञान, वो बहुत खतरनाक होता है, इज अ डेंजरस थिंग। ऐसे लोग ही दूसरों का इलाज करते हैं और फिर उनको मारते हैं, राइट? अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। देखो, अगर मैं इसमें पैसे बचा लूं और बचा के रख लूं, तो बेटा वो मेरी कमाई ही तो हो गई एक तरह से। नहीं, जो बचत है वो मुझे उतना ही तो हेल्प करेगा जितना मेरी कमाई। तो इसलिए एक एक पैसा जो आप बचत करते हो ना, वो कमाई के बराबर होता है। इट्स अ पेनी अर्नड। आपको सारे इडियम्स को रट के याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है? और रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। बेटा, मॉस का मतलब वो हरा हरा देखते हो, हम लोग उसको काई बोलते हैं, है ना? जैसे आप देखोगे जहां पे बहुत फिसलन होगा, वहां हरा हरा मॉस होगा, वहां देखना फिसलन हो जाएगा बहुत ज्यादा। जनरली जो स्टोन आप नदी किनारे देखोगे, फंसे हुए स्टोन होते हैं ना, वो बहुत फिसलन भरा होते हैं क्योंकि उसमें काई जम जाता है। कहते हैं इस तरह के जो भटकते हुए साधु संत होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। जो इस तरह से भटकते हुए होते हैं ना, उनको कोई मोह माया कुछ नहीं होता। अगर एक साधु एक जगह रम गया तो उसका धीरे धीरे उसका मोह माया बढ़ता चला जाता है। उसी पे एक छोटी सी स्टोरी है कि एक साधु एक कुटिया बना के रहने लगा। वो कहा कि मैं तो बिल्कुल शहर से बाहर रह रहा हूं, गांव से बाहर रह रहा हूं, तो मुझे किसी तरह का मोह माया तो फंसा ही नहीं सकता। लेकिन साधुओं का ये कहावत है कि साधु जब तक विचरण करता रहेगा, रोलिंग स्टोन मतलब लुढ़कता हुआ पत्थर, नदी में जो पत्थर लुढ़कते हुए होते हैं ना पानी के साथ, उस पर काई नहीं जमती है। जो किनारे जो फंस जाते हैं ना पत्थर, उस पर काई जमती है। तो उसने कहा मुझ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं तो बिल्कुल जंगल में रहने वाला साधु। अब उसने कुटिया बनाई, कुटिया बना के रहने लगा। कहा कि भाई मैं तो बिल्कुल मोह माया से दूर हूं। अब उसके कुटिया में उससे चूहे परेशान करने लगे, क्योंकि अगर एक जगह छोटा सा भी कुटिया रहेगा तो चूहे तो आएंगे ही आएंगे। अब चूहा आया तो उसने सोचा क्या करे, तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बिल्ली पाल लेते हैं। अब एक बिल्ली उसने पाल ली। उस बिल्ली ने क्या किया, चूहा खा गया आके, 2-4 चूहे थे उनको खा के खत्म कर दिया बिल्ली ने। अब जब चूहे को खा के खत्म कर दिया, अब बिल्ली परेशान, रोज म्याऊं म्याऊं करे कि भाई हमको कुछ खाना दो, मेरे पास कोई खाना नहीं है, क्योंकि बिल्ली ने चूहे को तो खत्म कर दिया था। तो फिर उसने सोचा क्या करे, अब इस बिल्ली के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसने एक गाय पाल ली कि गाय को का दूध जो है निकाल के बिल्ली को दे देंगे। अब उसने गाय जब पाल ली तो गाय की सेवा करने के लिए कोई चाहिए, क्योंकि गाय तो ऐसे दूध नहीं देगी और गाय को बहुत सेवा की जरूरत पड़ती है, आपको पता ही अगर आप गांव के हैं तो, है ना? समय से चारा चाहिए, समय से उसको पानी चाहिए। तो फिर उसके बाद उसने सोचा गाय को अब देखभाल करने के लिए कौन रखे। तो उसने देखा कि एक बार उधर से एक बुढ़िया निकल रही थी, तो उसने पूछा उससे कि क्या तुम मेरी गाय की देखभाल कर दोगी। उसने कहा देखो मैं तो बहुत बूढ़ी हो गई, मैं अपनी बेटी को भेज दूंगी। उसने अपनी बेटी को गाय की देखभाल करने के लिए भेज दिया। अब वो जो लड़की थी वो जब आई गाय की देखभाल करने के लिए, तो धीरे धीरे साधु को उसके प्रति मोह होने लगा।
धीरे धीरे प्यार पनप गया, उसने उस लड़की से शादी कर ली, शादी करके उसके 2 बच्चे हुए और उसके बाद धीरे धीरे उसका मन सब कुछ से हटता चला गया, पूजा पाठ से, और वो एक गृहस्थ बन गया और धीरे धीरे वो घर बसा लिया। जब वो एकदम बूढ़ा हुआ और मरने के कगार पे आया, उसे फिर भगवान की इच्छा हुई, भगवान के प्रति फिर से लगाव पैदा हुआ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी फिर से मोह माया में फंस गए और अपने बर्बाद कर लिया, अब तो मरने का समय आ गया। तो उसके बच्चों ने उससे पूछा कि पिताजी, आप हमें कोई सीख देना चाहोगे जाने से पहले, क्योंकि आपने इतना ज्ञान प्राप्त किया है, आप इतने भगवान की भक्ति करते थे, तो क्या आप हमें कोई सीख दोगे? उसने सिर्फ एक सीख दी अपने बच्चों को कि कभी भी बिल्ली मत पालना। अब बच्चे कंफ्यूज, बिल्ली नहीं पालना मतलब क्या? तो यही चीज है कि जब आदमी मोह में फंसता है ना, तो वो लुढ़कने वाला पत्थर नहीं रहता, और उसके बाद क्या होता है, वो दिन प्रतिदिन उसी में रमता चला जाता है। इसीलिए कहते हैं एक साधु संत को कभी भी एक जगह बास नहीं करना चाहिए, वरना वो रिश्तों के मोह में फंस जाता है। तो ये बहुत अच्छी कहानी थी कि बिल्ली मत पालना। तो बच्चे कंफ्यूज थे, बिल्ली मत पालना का मतलब क्या हुआ, वो समझ ही नहीं पाए कि पिताजी ने क्या सलाह दी उसे। यानी कि कभी भी मोह माया में मत फंसना। आ जाओ नेक्स्ट, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देते, देखना कभी आपका शर्ट या कोई भी चीज अगर कभी सिलाई थोड़ी सी उधल जाए, है ना, थोड़ी सी सिलाई खुल जाए, जरा देखना ध्यान से। आप कहोगे कि मैम तुरंत हम सिल लेते हैं, तो 2 मिनट टाइम लगता है, सिल लिए खत्म, एकदम साफ सुथरा सिल लेते हैं। लेकिन अगर उसको छोड़ दो, थोड़ी सी और खुलेगी, थोड़ी सी और खुलेगी, थोड़ी सी और खुलेगी, फिर ऐसे फटेगी, जानते हो, फिर वो ऐसे फटेगा। और उसके बाद अब उसको जितना भी सिल लो वो सफाई नहीं आती। इसलिए कहते हैं समय से कोई काम खत्म कर लो तो सेव्स 9। 9 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है एनर्जी एंड टाइम दोनों का बचत होता है। दिवाली पर नया बैच आ रहा है बेटा, 47 नंबर बैच, राहुल बैच नंबर 47 आ रहा है। चलो नेक्स्ट आओ, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। थिंग ऑफ ब्यूटी, देखते हो सुंदर सुंदर आपको मंदिर बन रहे हैं, है ना, अभी देख रहे हो राम मंदिर बन रहा है, ऐसे ही सुंदर सा ताजमहल है, और इस पे जो लोग जाते हैं देखते हो कितने खुश होते हैं। नहीं, लोग खुशी खुशी जाते हैं और उसको देखते हैं। इसका मतलब हुआ कि सुंदरता की एक चीज अगर बन गई तो परमानेंट जॉय का साधन बन जाता है सबके लिए। देखो ध्यान से, नेक्स्ट आप, एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। क्या मतलब है? ये आदमी देख रहे हो, एक सोल्जर लग रहा है, ये अपने पर्स को निकाल के अपनी वाइफ को देख रहा है। दूर जब रहते हो ना किसी से, तो आपका दिल उसके लिए बहुत तड़पता है, काश हम आ जाए, काश मिल जाए, काश हम जल्दी से जल्दी एक हो जाए। इसलिए शादी करने की आपकी बहुत जल्दी रहती है लव मैरिज में, है ना। जब लव मैरिज होता है उसके पहले कि भाई दिन रात कुछ भी नहीं कट रहा है, नहीं, राइट। और वही हाल है क्या, क्यों? क्योंकि एब्सेंस, किसी का एब्सेंस आपको उसके प्रति प्यार और बढ़ा देता है। फॉन्ड मतलब होता है कोई चीज के लिए चाहत रखना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, साइलेंस प्रीसीड्स द स्टॉर्म। यहां पे जितने शादीशुदा आदमी होंगे वो ये ध्यान से और इसको समझ सकते हैं अच्छे से। क्यों? क्योंकि जब उनकी वाइफ चुप हो जाती है ना, तो समझ जाते हैं कि बम फटने वाला है, राइट। ऐसी बीवी क्या करती है, लड़ती झगड़ती रहती है, लेकिन जब कोई मामला बहुत भयंकर सीरियस होता है तो वो चुप हो जाती है। इसका मतलब है कि जो साइलेंस है, शांति है, वो पहले आता है, पहले आना किसके पहले आता है? स्टॉर्म के, यानी तूफान के। तूफान के पहले शांति होती है, राइट। इसलिए बीबी अगर चुप हो जाए, पत्नी चुप हो जाए, इसका मतलब है बम फटने वाला है। इसीलिए याद रखिएगा कि इस जो कहावत को अगर आप ज्योग्राफी के रूप में देखना चाहते हो तो आपको बता सकते हैं
जहां पे तूफान आने वाला रहता है बेटा, वहां पे पहले क्या होता है ना कि जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है, हवा सब ट्रॉपिक्स की तरफ चल गया, यानी कि हवा का दबाव भी वहां पे कम हो जाता है, राइट। उसका जब वहां पे दबाव कम होता है, वो हवा ऊपर चला जाता है या हवा कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट कर जाता है, तो एक वैक्यूम टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। और उसके बाद बाहर की जो हवा होती है ना, वो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए बहुत तेज अंदर आता है, तो वही है क्या, स्टॉर्म, राइट। इसीलिए शांति हो जाती है, क्योंकि हवा का दबाव कम हो जाए तो वहां पे हवा भी नहीं बह रही होती, इसलिए एकदम शांति होती है, राइट। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। बेटा फेमिलियर होना क्या होता है, इसका मतलब होता है जान पहचान होना। जैसे मैंने आपको कहा ना कि एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। जब आप किसी से दूर रहते हो, उसके एब्सेंस में दिल तड़पता है कि भाई काश जल्द से जल्द हम एक हो जाए, है ना। फिर जब शादी होती है तो एक दूसरे से फेमिलियर होते हैं, और जब फेमिलियर होते कहते हैं भाई यही था, ऐसा ही लड़का था, ऐसी लड़की थी जिसके लिए मैं इतना तड़प रहा था, छी। तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार, है ना। आप उसके प्रति फिर तिरस्कार पैदा होता है, यानी कि जब आप बहुत दूर रहते हो तो देखो इस तरह से लगाव होता है, और जब नजदीक आ जाते हो तो फिर दोनों को एक दूसरे से घिन हो रहा है, राइट। इसकी बातें और इसकी चीजें, इसकी आदतें पता चलती है ना, तो धीरे धीरे क्या होता है, उससे एक तिरस्कार सा पैदा होता है, राइट। सो देखो ध्यान से, दोनों एकदम एक दूसरे को समझा रहा ना बहुत अच्छे से, है ना। एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, और यहां पे है फेमिलियरिटी ब्रीड्स, मतलब होता है बेटा पैदा करना, पैदा करना। और कंटेम्प्ट का मतलब होता है तिरस्कार, और फेमिलियर होने का मतलब होता है जान पहचान। जब एक दूसरे के बारे में जानते कि यार ये लड़का शराब पीता था, सिगरेट पीता था, अब मैं इसके लिए इतना पागल हो रही थी, राइट। नितेश बेटा पूजा नहीं बोलेगी, पढ़ाई कर लो यहाँ है तो, वरना मैं तुमको ब्लॉक मरवाऊंगी यहां से। अरे पढ़ाने के लिए मैं आई हूं, यहाँ पे ये पूजा के साथ इश्क लड़ाने के तत्पर है ये। नेक्स्ट आओ, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये सबसे गंदा प्रोवर्ब है, सबसे गंदा प्रोवर्ब। बेटा कैसे किसी ने ये कहा, मुझे नहीं समझ में आया कि प्यार और जंग में सब जायज है। अगर ये है इसलिए तो मैंने बना दिया कि देख लो, प्यार में ये भी जायज है इस लड़की को चाकू मार रहा है, और जंग में ये भी जायज है कि इस तरह से इस बच्चे को इफेक्ट हो रहा है ना। कुछ लोग कह रहे हैं फिलिस्तीन लोग ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं इजराइल सही है। मेरा कहना है यार, जो वहां दोनों जगह के जो बच्चे हैं उनका क्या दोष है, ठीक है ना। तुम लोग अपने मार काट के चक्कर में क्या कर रहे हैं, छोटे बच्चों को सजा दे रहे हैं। एक बार ऐसे ही एक आया था कि जो बच्चा था वो जब मर रहा था तो उसने कहा था रोते हुए, जब वो मरने लगा तो उसने ये कहा था कि मैं ऊपर जाके अल्लाह को बताऊंगा तुम लोग क्या करते हो। सो यही है, पता नहीं कैसे कमीने लोग थे जिन्होंने ये कहा था ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। An eye for an eye, a tooth for a tooth, tit for tat। यानी अगर इसने आंख निकाला आप भी इसका आंख निकाल लो, इसने आपका दांत तोड़ा आपने भी इसका दांत तोड़ दिया, है ना। इसको कहते हैं प्यूनिटिव मेजर्स। बेटा प्यूनिटिव दो तरह के कानून होते हैं, एक होता है रिफॉर्मेटिव, एक होता है प्यूनिटिव। रिफॉर्मेटिव में रिफॉर्मेशन होता है, अगर आप तिहाड़ जेल यहाँ जाओगे देखने के लिए, वहां पर देखोगे कहीं पर कुछ बुनने का काम सिखाया जा रहा है, कहीं रसोई का काम सिखाया जा रहा है, कहीं पे कुछ काम सिखाया जा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं जो अंदर है उनको रिफॉर्म किया जाए। सॉरी। तो रिफॉर्मेटिव जो लॉ होते हैं ना बेटा, ये उसका उल्टा हुआ, ये प्यूनिटिव मेजर है। याद रखना ये जो लॉ है ना बेटा, ये है प्यूनिटिव लॉ। प्यूनिटिव जो मेजर्स होते हैं उसमें कोई चोरी किया उसका हाथ काट लो, किसी ने रेप किया उसको बीच रास्ते में खड़ा करके गोली मार दो, तो ये प्यूनिटिव मेजर है। इंडिया में निर्भया जो केस था ना, उसके बाद निर्भया केस के बाद जो हमारे यहाँ पे महिलाओं के खिलाफ जो जुल्म है ना, उसमें प्यूनिटिव मेजर बन गया है। उसमें फिर किसी भी तरह का रिफॉर्मेशन की उम्मीद करके उनको जेल में रखने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। यहाँ पे
बहुत यंग लड़के, यानी कि आप कह सकते हो बस बालिग हो ही रहा था, ऐसा लड़का जो सिर्फ 6 महीना बालिग से ज्यादा था, उसको भी फांसी पे चढ़ा दिया गया, जब भी उसका पहला क्राइम था। तो रिफॉर्मेटिव एंड प्यूनिटिव 2 तरह के कानून हैं। प्यूनिटिव होता है जब आप दंडात्मक की बात करते हो। सो ये प्यूनिटिव का मतलब हुआ दंडात्मक, सुधारात्मक नहीं, दंडात्मक। एज यू सो का मतलब होता है बेटा बोना। रीप का मतलब फसल जो काटते हो ना, काटना, काटना क्या, फसल। जैसा बोगे वैसा काटोगे, कहते हैं ना बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, राइट। देखो यही है। अगर आप देख रहे हो ये क्या कर रहा है, जेब कतरा, जेब काट रहा है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, पुलिस उसको पकड़ ली। यानी अगर कोई गलती करेगा, सोचेगा कि भाई हम बच जाएंगे, तो जितने भी गैंगस्टर्स होते हैं देखते हो, सब एनकाउंटर में मारे जाते हैं, या फिर दूसरे जो गैंग होगा उससे मारा जाएगा। तो एक दूसरे से, अगर याद रखना, कोई भी किसी तरह का गैंग होता है तो हमेशा या तो कोई दूसरा गैंग वाला एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में मर जाते हैं, या पुलिस मार देती है। इसीलिए इसको कहते हैं एज यू सो शैल यू रीप। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर। नेक्स्ट आओ। यस, जैसी करनी वैसी भरनी। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। देखोगे छोटे छोटे ऐसे पोमेरियन डॉग्स होते हैं, नहीं वो भौंकते बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भौंकेंगे, लेकिन वो काटेंगे नहीं। तो कहते हैं गरजने वाले बरसते नहीं हैं, यानी जो हल्ला मचा लेते हैं ना वो शांत हो जाते हैं, फिर उसके बाद वो कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, जितने आपके दोस्त होंगे जो मुंह फट होंगे, जो मुंह पर बोल देंगे, वो अंदर कुछ गलत इंटेंशन को पाल के नहीं रखते हैं, और जो अंदर से गलत होंगे ना वो कुछ बोलेंगे नहीं, वो सीधा बहुत गंदा वार करेंगे। इसीलिए ऐसे लोग ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, जो कुछ बोलते नहीं है, है ना, वो आपको रिएक्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, वो क्या होते हैं, वो गंदे होते हैं, वो खतरनाक होते हैं, क्योंकि जो गरज जाते हैं वो बरसते नहीं। ठीक है, क्लियर। ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। बेटा बिहोल्डर होता है देखने वाला, उसके आंखों में ब्यूटी है। जस्ट इमेजिन करो, आप कहोगे मैम ये कैसा बच्चा है, इसको देख कितनी खुश क्यों हो रही है। बेटा इसके आंखों में सुंदरता है, जो ये माल नरिश्ड बच्चे को भी देखकर ये इतना खुश हो रही है जैसे किसी बहुत सुंदर बच्चे को उठाया हुआ है इसने। उसी तरह से एक माँ को अपना बच्चा चाहे जितना गंदा हो, जितना भी, देख रहे हो क्या गंदा किया हुआ है ये, खुद को भी, अपने आप को भी, अपनी माँ को भी, अपने भाई को भी, लेकिन फिर भी उसकी माँ खुश है। क्यों? क्योंकि उसके आंखों में सुंदरता है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको कोई सुंदर दिखता है, कोई सुंदर लगता है, इसका मतलब वो सुंदर है कि नहीं भगवान जाने। इसे कई बार देखना, एक काम करो, नीतीश को ब्लॉक करो, तो नीतीश कुमार को ब्लॉक करो, इमीडिएटली ब्लॉक करो नीतीश कुमार को। ठीक है, मुझे यहाँ पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, यहाँ रोमांस करने वाले बच्चे नहीं चाहिए। चलो नेक्स्ट आओ, सुनो ध्यान से। क्या कहा मैंने कि देखने वाले की आंख में सुंदरता होती है। इसलिए आप देखोगे कई बार ऐसा होता है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कहते यार मिस वर्ल्ड कहां से लग रही है, ये इसको मिस वर्ल्ड बना दिया, ये मिस यूनिवर्स कहां से है। भाई जिसने उसको परखा है उनकी आंखों से आपने चेक नहीं किया, उनकी आंखों में सुंदरता है। कई बार ऐसा होता है बहुत कुरूप सा कोई लड़की हो, जैसे बहुत अच्छा एक था कि लैला मजनू के बारे में, कि मजनू से वहां का जो बादशाह था उसने कहा कि तुम इस तरह से जो पागल होके भटकते हो, सब तुम्हें पत्थर मारते हैं, तुमको शर्म नहीं आती है, और तुम किसके लिए भटक रहे हो? लैला के लिए। तुम्हारे चक्कर में मैंने पता किया कि लैला को किसी भी तरीके से मेरे सामने लाया जाए, और मैंने लैला को अपने आंखों से देखा और मुझे वो बहुत ही बदसूरत, एकदम साधारण से महिला लगी। भाई हमारे राज्य में इतनी सुंदर सुंदर महिलाएं हैं, आपको अगर देखना है तो मैं आपको सुंदरता दिखाता हूं कि हमारे इस महल में ही कितनी सुंदर महिलाएं हैं। यानी हमारे इसी जगह पे आपको बहुत सुंदर महिलाओं का मैं दीदार करा सकता हूँ। क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, इस तरह से पागल होके लैला का नाम लेकर भटकते रहते हो? तो मजनू ने कहा था
कि लैला की सुंदरता को देखना है तो मजनू की आंखें चाहिए, राइट? क्योंकि उससे जो वहां का बादशाह था उसने कहा कि मुझे तो बड़ा साधारण लगी, ऐसा तो उसमें कुछ भी नहीं था जिसके लिए तुम इतने पागल होके घूम रहे हो। तो वही कहते हैं कि ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। ब्यूटी इज ओनली स्किन डीप। देखो जरा सा खुद सोचो, अगर आपने ये स्किन हटा दिया तो अंदर जानते हो ये पूरा मस्कुलर सिस्टम दिखेगा। इनफैक्ट ये तो बहुत अच्छा सा दिख रहा है, सिर्फ मस्कुलर सिस्टम दिखेगा, आपको मांस दिखेंगे। यानी ये जो स्किन का परत है ना, इसको बस निकाल दो, सब लोग एक जैसा दिखेंगे और बहुत ही विकराल दिखेंगे, क्योंकि वो मस्कुलर सिस्टम होगा। यानी ब्यूटी जो है ना वो सिर्फ स्किन डीप है। जो आप फिजिकल ब्यूटी के प्रति अट्रैक्टेड होकर एकदम पागल हो जाते हो किसी के पीछे, आप खुद सोच के देखो, अगर वो स्किन उसका निकाल दे तो फिर उसका कोई सुंदरता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि फिजिकल ब्यूटी सिर्फ सतही है। अगर किसी के सुंदरता को देखना है तो उसके मन को देखो, ठीक है ना? बेटर लेट देन नेवर। भाई हड़बड़ी में जा रहे हैं, बस टकरा गई। कहां, किससे टकरा गया? गाड़ी टकरा गई यहां पे और सारे लोग मारे गए। तो भाई ठीक है, थोड़ा लेट पहुंच जाओगे, क्या प्रॉब्लम है? एक जगह पे मैंने बहुत अच्छा देखा था कहावत कि भाई आराम से चलिए, घर में वही बीबी है जिसको आप घर छोड़ के आए हैं, कोई नई नहीं आ गई है, तो इतने हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है, आराम आराम से जाइए। तो बात तो सही है। नहीं, कुछ जगह पे बहुत अच्छे उपदेश लिखे जाते हैं कि आराम से चले, धीरे चले, घर में आपकी बीवी बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़िया तो ये था कि घर पे वही बीवी आपका इंतजार कर रही है, कोई नई नहीं आ गई है, इसलिए आराम आराम से जाए, राइट? देखो, बेटर सेफ देन सॉरी। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वही तो है कि आप सेफ होना बेहतर है ना। इस तरह से देखो क्या हालत हुई पड़ी थी कोविड में सबकी, इस तरह से लोग मर रहे थे। अगर आप सेफ रहोगे तो सॉरी फील करना जरूरी नहीं होगा। वही था, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बेटर सेफ देन सॉरी, राइट? देखो, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। अभी जो कहा था मैंने आपको, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। यानी कि एक जैसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, एक जैसे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। देखो सारे चोर टाइप के लोग देखोगे, पाखंडी लोग सब एक हो जाएंगे। वहां पर भी सारे चोर एक थे और सारे पढ़ने वाले बच्चे एक थे। नहीं, वही है, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक जैसे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आपकी फितरत जो होती है ना, आप वैसे ही दोस्त खोजते हो। अगर आप बदमाश है तो बदमाश दोस्त खोजोगे, पढ़ने वाले हो तो पढ़ने वाले दोस्त खोजोगे, है ना? क्यों? सही कहा। ब्रिविटी इज द सोल ऑफ विट। जरा देखो इसको, कितना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन कर रही है, कितना लंबा चौड़ा निकाल रही है। बेटा ब्रिविटी का मतलब होता है ना संक्षिप्त में कोई चीज, है ना? संक्षेप। सोल ऑफ विट, विट का मतलब हो गया कि अगर आप कहते हो कि भाई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा लिख रहे हो और मैं 2 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दूं, तो वो क्या है? ब्रीविटी का मतलब संक्षिप्तता, है ना? सोल ऑफ विट। जैसे मैंने कहा एक बार क्लास में कि बेटा जैसे मैं अगर आपको कहूं मेन विल बी मेन, तो आप समझ जाओगे मैं बोलना क्या चाह रही हूं। देखो ब्रीविटी का मतलब संक्षेप में मैंने समझा दिया आपको, है ना? सोल मतलब हो गया आत्मा और विट मतलब हो गया बुद्धिमत्ता, है ना? कि भाई देखो कितना अच्छा वाक्पटुता में मैंने आपको समझा दिया, मैन विल बी मैन। तो उसमें सामने बैठा हुआ लड़का कहता है मैम इससे भी संक्षेप में हमारे पास है। मैंने कहा क्या? कहता है विमेन। तो सही में आजकल नहीं आता है, कोई भी लड़की को गाड़ी चलाते हुए दिखा रहा है, कुछ गलती करती है फिर लिखाता है विमेन। तो विमेन का मतलब हो गया क्या कि बहुत शॉर्ट में उसने बता दिया कि भाई महिला है ना तो ऐसे ही करेगी, राइट? इसका मतलब होता है अल्पता, छोटा होना, संक्षेप में होना। ये बुद्धिमत्ता का परिचय होता है ना? अच्छा जो चीज होता है बहुत संक्षेप में होता है। मैं हमेशा समझाती हूँ, कई बार जब मैं कोर्ट में काम करती थी, जब मैं लॉयर थी, तो मैं ड्राफ्टिंग जब करती थी मेरे सीनियर बहुत खुश होते थे, कहते थे भाई इतने कम शब्दों में इतना बढ़िया से केस को तुमने प्रेजेंट कर दिया। तो मेरा काम वही होता था कि भाई जज के पास 100 फाइलें पढ़ने को,
एक तो सबसे पहले कम शब्दों में पूरे केस को एक्सप्लेन कर दोगे ना, तो ऐसे खुश होकर शायद आपको रिलीफ दे दे कि भाई इतने पागल वकीलों के बीच में एक तो ढंग का मुझे फाइल मिल गया। नहीं तो इसीलिए आप संक्षेप में अपनी बातों को समझा सकते हो, ये बेस्ट होता है, राइट। चैरिटी बिगिंस एट होम। बेटा देखो, घर में एक महिला, एक नौकरानी उसकी काम कर रही है, और देखो ये इसके बच्चे को कुछ गिफ्ट दे रहा है। जो लोग बाहर शुरू करते हैं चैरिटी करना कि भाई अब आज हम जाएंगे अनाथ आश्रम, आज हम जाएंगे वृद्धा आश्रम, और घर में अपनी माँ ही को पूछ नहीं रहा है, उसके घर में ही एक दाई उसकी नौकरानी है, उसके बच्चे है जो वो पढ़ नहीं रहा है, भाई वहीं से शुरू करो ना, उसका एडमिशन करा दो, अपनी माँ का देखभाल करो। यानी अगर आप चैरिटी करना चाहते हो, पहले अपने घर से तो शुरुआत करो। तो वही कहते हैं, कुछ भी अच्छा काम करना है पहले अपने घर से शुरुआत करो। बेटा ऑफलाइन इंग्लिश स्पोकन हम कराते ही नहीं है, ठीक है, हम ऑनलाइन ही कराते हैं। स्पोकन के लिए बेटा उतना समय नहीं बच पाता, स्पोकन बहुत मुश्किल से बैच आता है, तो इसीलिए अब आप स्पोकन के बैच में एडमिशन ले लो। मैं वापस आ गई हूँ, बहुत अच्छे से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कराऊंगी, और उसके साथ साथ आपको ये पूरा का पूरा वीओडी मिल जाएगा। अगर 1500 का कोर्स लोगे तो ये पूरा वीओडी मिल जाएगा इसके साथ ही, ठीक है, जो मैं कराऊंगी लाइव, उसके साथ ही प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट आओ, देखो जहां नेक्स्ट, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। बेटा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कोविड के समय में। साफ सफाई, साफ सफाई, क्यों भाई, वहां पे वायरस नहीं होगा, कोरोना वायरस। यानी कि साफ सफाई एकदम ईश्वर के तुल्य है ना, देवत्व के सबसे नजदीक क्या है, साफ सफाई। इसे देखते हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कितना झाड़ू पोछा लगता रहता है वहां पे, क्यों, क्योंकि कहते हैं जहां साफ सफाई है वहां पे ईश्वर का वास होता है। Cowards die many a time, the brave die but once। ध्यान से देखो, हमारे जो वीर सैनिक है एक बार मरे, तिरंगा के उनके ऊपर है ना। इसका मतलब है जो वीर होते हैं वो सिर्फ एक बार मरते हैं, और जो कायर होते हैं उनको एक चूहा भी दिखा दो तो डर से मरने लगते हैं, उनको कोई झूला में चढ़ा दो तो भाई मुझे उतार दो, है ना, वो तुरंत ही उसको ब्राइब करने लगते हैं, भाई 100 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा, जल्दी से मुझे उतार दो। क्यों, क्योंकि वो बात बात पे डरते हैं। तो जो कावर्ड्स होते हैं यानी कायर होते हैं, कावर्ड्स का मतलब हो गया कायर, वो कई कई मौत मरते हैं। द ब्रेव का मतलब होता है बेटा, द लगने के बाद है ना, ये एडजेक्टिव से नाउन बन गया। वीर लोग सिर्फ एक ही बार मरते हैं। देखो आपको पिक्चर से भी समझ में आएगा मैं क्या समझाना चाह रही हूं। Do unto others as you would have them do to you। भाई ये तो बहुत ही पुराना कहावत है, और इसका इंग्लिश ही विचित्र है। देखो ना, इसका कहने का मतलब है कि आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसे अपने साथ चाहते हो। अगर आप अपने माँ बाप को अगर आप इस तरह से आशीर्वाद लोगे तो देखो क्या होगा, फिर आपके भी बाल बच्चे आपका पैर छुएंगे। अगर आप माँ बाप के साथ बदतमीजी से बात करोगे तो आपके बाल बच्चे भी आपके साथ बदतमीजी करेंगे। यानी अगर आप दूसरों के साथ जैसा व्यवहार अपने दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा आप चाहते हो दूसरे आपके साथ करें, राइट। देखो, और ये आप देख रहे हो ध्यान से, इसका जो इंग्लिश है आपको बहुत ही डिफरेंट टाइप का इंग्लिश लगेगा, ठीक है ना, राइट। नहीं बेटा, मैं जानते हो रिप्लेस, दूसरा पिक्चर को मैं पाक सोल्जर से क्यों रिप्लेस करूं। एक चीज अच्छे से याद रखना, पाकिस्तानी सोल्जर हो या इंडिया का सोल्जर हो या अफगानिस्तान का हो, कहीं का हो, बेटा वो अपने देश के लिए मर मिटने के लिए है, राइट। आपको वो बुरा लग रहा है लेकिन अपने देश के लिए क्या है, हाँ, अपने देश के लिए वो उतना ही प्यारा है जितना आपको अपने सोल्जर्स प्यारे हैं। तो हमेशा याद रखना कि सोल्जर्स आर ऑलवेज रेस्पेक्टेबल, राइट। हाँ, कुछ सोल्जर्स होते हैं जो गलत काम करते हैं, किसी सोए हुए को जान से मार दिया, उसका सर काट लिया, वो सब गलत चीज है। लेकिन सोल्जर कहीं पर भी मरता है ना बेटा, उनको प्रॉपर तरीके से कहते हैं ना कि ड्यू रेस्पेक्ट दिया जाता है, क्योंकि वो किसके लिए मरा है, अपने देश के लिए। अनटू का मीनिंग बेटा टू हुआ, मधुश्री। मैंने कहा ना पुराने जमाने का इंग्लिश है,
तभी तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा ये अनटू कौन सा वर्ड है। इसका मतलब है डू टू अदर्स। ठीक है। नेक्स्ट, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे आर हैच्ड। हैच का मतलब होता है बेटा अंडा से फूट के जो बच्चा निकलने की क्रिया होती है वो हैच होता है। अब कोई सोचेगा अच्छा मैंने 100 अंडे खरीदे हैं, ये 100 अंडे से 100 मुर्गियां निकलेगी, 100 मुर्गियां अब को मैं खिलाऊंगा दाना, उसके बाद वो सारे मुर्गियां 2-2 केजी की हो जाएगी, 2-2 केजी की हो जाएगी तो इतने में बिकेगी, तो इतने में बिकेगी तो मेरे पास इतना पैसा आएगा। अरे भाई कहीं ऐसा ना हो 20 अंडे फूट जाए, है ना, अंडे ही फूट जाए तो बचे कितने आपके पास, 80 अंडे ही बचेंगे। और आप 100 की काउंटिंग करके चले हो कि मेरे पास 100 मुर्गियां होंगी, सब 2-2 केजी की होंगी। दिस मीन्स व्हाट, कि जब तक आपके अंडे फूट के बच्चे ना निकल जाए तब तक अपने चिकन्स को काउंट मत करो, यानी जब तक परिणाम नहीं हो जाए तब तक लाभ का हिसाब नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे ही लाभ का हिसाब करके बैठे रहते हैं कि इतना फायदा होगा और होता कुछ नहीं है। डोंट कीप अ डॉग एंड बार्क योरसेल्फ। देखो यहां पे एक मेड को रखी हुई है और खुद ही पोछा लगा रही है, यानी खुद ही टेबल साफ कर रही है। यानी आपने अगर एक डॉग को पाल रखा है तो भाई रात में रखवाली उसे करने दो, उसे भौंकने दो, तुम थोड़ी भौंकोगे। उसी तरह से हम जैसे कई ऐसे फाउंडर्स होते हैं कंपनी के जिनको लगता है नहीं नहीं ये ठीक काम नहीं कर रहा, ये भाई हम ही कर लेंगे, इसको भी मैं ही कर लूं, इसको भी मैं ही कर लूं, लास्ट में पता चलता है मैं कहीं की नहीं रही, सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, दिन भर मैं ही बिजी हूँ। कहते हैं कि आप जिसको जो काम दिए हो आपको वो काम उसको करने दो, क्योंकि वो कर करके सही हो जाएगा। यानी कि आप कुत्ते को पाल रहे हो और भौंक खुद रहे हो। ठीक है। टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट। देखो ग्रास अंडर द फीट ग्रो करने दोगे, कब ग्रो करेगा, जब आलसी की तरह बैठे रहोगे तभी ना। दिस मीन्स अगर मैं कहूं कि भाई मैं तो बैठ नहीं रह सकती हूं, आई कैन नॉट लेट द ग्रास ग्रो अंडर द फीट, यानी मैं बेकार बैठे नहीं रह सकती हूं। भाई कोविड के दौरान मैं तो बहुत परेशान हो गई थी, बिकॉज एवरी वन ऑफ अस had to let the grass grow under the feet, बेकार बैठा रहना पड़ रहा था। ठीक है, समझ में आया। All good things come to an end। देखो कितना सुंदर सा मछली देख रहे हो, सारे सारे कितने अच्छे से तालाब में, और उसके बाद देखो सब मरी पड़ी हुई है। कहते ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, यार कितने अच्छे दिन थे, मेरी कितनी अच्छी कमाई हो रही थी, मैं कितना बड़ा एकदम आलिशान जगह पे रहता था, मैं कितना पैसे वाला था, आज मेरे पास नहीं है। ऐसे हुआ था एक बंदा, इस बात को रो रो के लास्ट में सब लोग उससे मिलना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि उसके पास बग्घी था। जिस समय वो जम्मू एंड कश्मीर में, जब कश्मीर में से हिंदू का पलायन हुआ था ना, सारे हिंदुओं का, क्योंकि सबको वहां से मार के निकाल दिया गया था, तो उसके पहले वो जब कश्मीर में थे तो उनका बिल्कुल एकदम बहुत आलिशान घर था, और उसके घर में यहां तक कि घोड़े के बग्घी भी थे, और वो बहुत पैसे वाला था। लेकिन रातों रात सबको इतने गंदे तरीके से हटा दिया गया था वहां से। पता नहीं सरकार उस समय क्या कर रही थी, ठीक है ना, उस समय होम मिनिस्ट्री में कौन था, ये तो खैर बहुत अपने नाम पर उन्होंने कलंक लगाया, इसलिए आज तक कभी कोई उनका नाम नहीं लेता है। तो उस समय जो उनके पास बग्घी था, जब वो उनको भागना पड़ा, तो दिल्ली में जब भी वो किसी के पास बैठते थे तो यही कहते थे कि मेरा वहां पर तो एकदम महल जैसा घर था, मेरे पास तो बड़े बड़े बग्घी थे, है ना। और उसके बाद हमेशा यही बोल के वो रोते रहते थे। तो लोग उनके पास बैठना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि अब मान लो यार, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड, जो भी अच्छी चीज है एक ना एक दिन खत्म होगी ही। ठीक है ना। इसलिए दो कहावत हमेशा याद रखना, आपकी जिंदगी सफल रहेगी और आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा। एक तो जब बहुत बुरा दिन गुजर रहा हो तो एक कहावत याद रखना, वो भी प्रोवर्ब है, दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। जैसे बाकी दिन गुजर गए तो ये भी गुजर जाएगा। और जब बहुत अच्छे दिन होना तो इतना ज्यादा उन चीजों से अटैच मत हो जाओ। क्यों? क्योंकि ऑल गुड थिंग्स मस्ट एंड वन डे। यहां पे जो कम टू एन एंड वन डे का मतलब हो गया, कम टू एन एंड मतलब कि ये जो अच्छी चीजें हैं वो एक ना एक दिन खत्म होगा ही। ठीक है ना, पूरी संभावना होती है। A picture is worth 1,000 words। देखो मैं सेल के बारे में इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रही हूं,
और उसके बाद मैंने आपको सेल का एक पिक्चर बना के देखो सब कुछ समझा दिया कि न्यूक्लियस कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, साइटोप्लाज्म कहाँ है, और वो पूरा डिटेल समझा दिया। आपको ज्यादा अच्छा डिटेल में कौन लगा? ये। जबकि इतना लंबा चौड़ा लिखने के बदले में हमने एक डायग्राम बना दिया। अ पिक्चर इज वर्थ क्या? 1000 वर्ड्स, राइट? यानी कोई भी चीज को पिक्चर के द्वारा समझाना ज्यादा आसान होता है, क्योंकि वो 1000 वर्ड के बराबर एक पिक्चर होता है। बेगर्स कांट बी चूजर्स। देखो इसके पास बहुत सारे सामान हैं, लेकिन वो बस एक सिक्का इसको दे रहा है, ये चुपचाप से ले रही है। क्यों? क्योंकि जो बेगर्स होते हैं वो चूजर्स नहीं हो सकते। वो नहीं कहेगी यार ये सिक्का अपने पास रखो, ये सामान हमको दे दो। यानी इसको कहते हैं दान की बछिया के दांत नहीं गिने जाते। यानी कि जो आपको मिला है दान में, वो ले लो चुपचाप से। अब उसके मुंह खोल के गिनोगे कि हाँ इसके दांत इतने हैं, यार तुमने तो मुझे बूढ़ा या बहुत ही छोटा सा बच्चा थमा दिया है, ये मैं नहीं लूंगी। ऐसा नहीं होता। आपको जो मिल गया सो मिल गया, क्योंकि आप चूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको वो खैरात में मिल रहा है। ठीक है। 41, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। देख रहे हो इनका ड्रेस देख के आप क्या कहोगे कि भाई ये तो ऐसे ही पंडित टाइप का, लेकिन जब ये बोलेंगे तो पता चलेगा भाई इनके पास नॉलेज कितना है। यानी कि सिर्फ ऊपरी पहनावे से आप किसी के ज्ञान को आंक नहीं सकते हो, उनका आकलन ऊपरी पहनावे से नहीं कर सकते हो। जैसे किसी बुक के कवर से आप नहीं समझ सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज हो सकता है। ठीक है। ओके आना, बिल्कुल मैं कर दूंगी बेटा। DSSB का 1-2 लाइव क्लास में कर दूंगी, थोड़ा सा टाइम दे दो। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत ही अच्छे आदमी। इनका कैफे कॉफी डे में इनको इतना ज्यादा लॉस हुआ कि लास्ट में ये इतना मेंटल टेंशन का शिकार हुए कि इन्होंने सुसाइड कर लिया। इन्होंने अपना सारा टाइम, एनर्जी, पैसा सब इन्वेस्ट कर रखा था। आप CCD जानते ही हो, है ना, सारे शहरों में। तो कहते हैं कि अपने सारे एग्स एक बास्केट में मत डाल दो। एक ही बिजनेस में सब इन्वेस्टमेंट कर दोगे, यानी एक ही बास्केट में हमने सारे एग रख दिए और मेरे हाथ से बास्केट छूट गया तो सारे एग फूट गए। अगर मैं 2-3 अलग अलग बास्केट में रखूं और एक बास्केट गिर भी गया तो बाकी 2 बास्केट तो मेरे पास बचे हैं ना। यानी एक ही जगह पे सब इन्वेस्ट नहीं कर दीजिए। डोंट पुट टू मेनी आयरन्स इन द फायर। बेटा इसके पास इतने काम है ही, और भी 2 काम आ गया। आपको पता है ना, जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, यानी कि जो लोहार होते हैं, उनको जितने लोहे पे काम करना रहता है ना, वो सारे लोहे को वो चूल्हे में डाल के छोड़ देता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जितने लोहे हैं उन सबको मुझे काम करना है, किसी को कुछ बनाना है, किसी का कुछ बनाना है। अगर कई लोहे हुए हैं उसके चूल्हे में, इसका मतलब उसके हाथ में अभी कई काम है। इसलिए लिए है टू मेनी आयरन्स इन द फायर का मतलब कई काम हाथ में। अगर मुझे कहेगा केडी लाइव कि भाई एक स्पोकन का बैच और लो, मैं कहूंगी मैं नहीं ले पाऊंगी। आई कैन नॉट पुट टू मेनी आयरन्स इन द फायर। एक साथ में कैसे ले लूंगी? हालांकि इस बार स्पोकन का एक और बैच आ रहा है 23, जो 22 के साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, लाइव प्लस VOD वो भी रहेगा। इजी कम इजी गो। परफेक्ट एग्जाम्पल रानू मंडल नहीं, परफेक्ट एग्जाम्पल ये बाबा का ढाबा देखे थे, ये बाबा जी। बेटा ये लोग रातों रात फेमस हो गए। पायल कोई फ्रॉड नंबर नहीं बेटा, यहाँ शिवम है जो यहाँ बैठा हुआ है, और हिमांशु भी कर रहा होगा मैसेज ना। हाँ, हिमांशु और शिवम दोनों हमारे केडी लाइव में। तो ये दोनों जो है इजी कम इजी गो का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आसानी से सक्सेस मिल जाए बेटा, आराम से निकल जाएगा हाथ से। रातों रात भगवान से मनाओ हम रातों रात फेमस ना हो। भगवान से मनाओ कि हम काफी टाइम, काफी दिन तक मेहनत करते रहे, तब मुझे सफलता मिले, क्योंकि वो जो सफलता मिलेगा ना वो टिकेगा। रातों रात अगर फेमस हो गए तो हाथ से रातों रात खत्म हो जाएगा। God helps those who help themselves। जो अपनी सहायता करता है बेटा, उनको दूसरे भी सहायता, भगवान भी सहायता करते हैं। यानी सबसे पहले आपको खुद की सहायता करनी पड़ेगी, तब जाके भगवान आपकी सहायता करेंगे। हम 45 तक कंप्लीट कर दिए हैं, और याद रखिएगा 45 के से लेकर 75 तक इसमें और है, वो मैं आपका कंप्लीट कर दूंगी नेक्स्ट क्लास में। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसका क्लास परसों लूंगी जो खत्म करूंगी। ठीक है,
अब आओ बेटा, बैच हमारा 47 आ रहा है लाइव, याद रखना बैच 47 है लाइव, जिसमें आपको कंप्लीट जितने भी तरह के एग्जाम्स हैं वो सारे एग्जाम कवर होंगे, प्लस इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिल जाएगा, जैसे कि वो कैब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से स्टोरीज में वो कैब है। स्पोकन का एक और बैच ले आ रही हूं मैं, बैच नंबर 23, जो 22 23 एक साथ कंबाइन हो जाएगा बाद में, इस महीना इसको मैं लेके आ रही हूँ, ठीक है। और ये देख लो आप, लाइव प्लस वीओडी है जो स्पोकन का फाउंडेशन बैच है, राइट। फाउंडेशन बैच अगर आप मैथ्स रीजनिंग सब ले लोगे बेटा, तो देख रहे हो आप सिर्फ इंग्लिश आप 2500 में लोगे, लेकिन अगर मैथ्स ले लो, अजय राणा इस बार आ रहे हैं मेरे साथ, रीजनिंग ले लो, मोहित क्वात्रा है, जीएस पूरे केडी कैंपस का फैकल्टी है, सब मिलके लेंगे तो 4000 में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लाइव प्लस वीओडी, याद रखिए लाइव प्लस वीओडी, और क्विज सभी टॉपिक का, टीचर क्विज भी कराएंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा बैच है, आप 2500 में सिर्फ इंग्लिश लेने के बदले में 4000 में पूरा ले लो। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ टाइम बिताना, लेकिन क्योंकि मैं नहीं थी इसीलिए बहुत दिनों से क्लास नहीं हुआ। अब आपकी क्लास मोर और लेस वीक में 2 या 3 क्लासेस तो जरूर होंगी, लेकिन याद रखना आपको नोटिफिकेशन तो तब मिलेगा ना क्लास का जब आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को, इसीलिए चैनल को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो को जरूर से आप देख लेना पूरा, अभी मैंने करीबन 44-45 कंप्लीट किया है, इसके बाद का मैं कवर कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में, मोस्ट प्रोबेबली परसों। थैंक यू सो मच, थैंक यू।